बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महफिज़ चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन का आगाज़ करें, फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए दिन का आगाज़ करें, ताकि पूरा दिन आपका बहुत ही खूबसूरत जाए। आज हमारे बहुत ही अहम दो टॉपिक है जिसमें इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज के अपने वार्डरोब के बारे में बताना चाहूँगी। मानीज़ कलेक्शन का आज का ये खूबसूरत सा मैंने वार्डरोब पहना हुआ है। इनके सोशल मीडिया पे इन्हें अप्रोच करके इस तरह के खूबसूरत ड्रेसेस आप लोग भी बाय कर सकते हैं। जनाब, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बहुत ही अहम है, सेंसिटिव भी है। बरसगीर के जो दो कौमी नज़रिया थे उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये वाकई एक हकीकत है। और जब हम बात करते हैं कि बरसगीर की, तो देखो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क था जहाँ पे दो मज़ाहिब यानी कि मुसलमान और हिंदू अक्सरियत थी। तो जब देखते थे कि मजहबी और माशरती लिहाज से उनके इख्तलाफात पाए जाते थे और ज़रूरत महसूस हुई कि दो कौमी नज़रियात की ज़रूरत महसूस हुई और उसे एक जो वजूद मिला 1947 को, जिसे हम क़याम पाकिस्तान भी कहते हैं। यानी कि अहम और सेंसिटिव इशू में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे आज के जब हम बच्चों की बात करते हैं, जब उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं, तो बहुत कम है जो इस सिलसिले से, इस दो कौमी नज़रिया से वाकिफ़ होते हैं। तो इसी पे इंशाल्लाह आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है जो कि यकीनन बहुत ही अहम गिरफ्त रखते हैं, बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं दो कौमी नज़रिया से, क्योंकि एक लंबा सिलसिला इनकी ज़िंदगी का इससे रिलेटेड है, इससे वाक़फ़ियत रखते हैं। तो इंशाल्लाह इनसे इन डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप चेयरमैन बानी कौमी तराना फाउंडेशन पाकिस्तान हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर अजीज़ अहमद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं दो कौमी नज़रिया की, तो सर सैयद ख़ान को जो है वो बानी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया कहा जाता है। तो ये जो दो कौमी नज़रिया है, इसको अगर हम कहें तो ये सियासी नारा था या फिर मजहबी, या फिर दोनों ही इसमें शामिल थे? इसकी इब्तिदा तो अल्लामा 1930 के जो इलाहाबाद का जलसा था उसमें उन्होंने दो कौमी नज़रिया का कंसेप्ट जो था वो पेश किया था। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत पहले से ये सिलसिला जो है ये अल्लामा के ज़हन में था। सही। जब से दुनिया वजूद में आई है रोज़ अज़ल से, तो वो शर और खैर दो अलग-अलग कुफ्ते हैं। सही। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि को पैदा किया और फिर उनसे बच्चे हाबील और काबील ने हाबील को मार दिया और एक दो इससे हो गए, एक शर और एक खैर। ऐसे ही फिर दुनिया में जब आए तो लगातार ये सिलसिला चलता रहा। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती का वाक़या है कि जो लोग सही खुद पर चल रहे थे, अल्लाह के अहकामात को मान रहे थे, वो कश्ती में सवार हो गए। बाकी जो दूसरे थे जो उसके ख़िलाफ़ थे या उनको वो नहीं मान रहे थे, वो गर्क हो गए और ये दो इससे हो गए। आते आते जब ये पाकिस्तान के वजूद में आना था, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और बड़ा एहसान है हम पे, बिल्कुल, कि ये दूसरी इस्लामी रियासत है सही। जो इस्लाम के नाम पे मार्ज़ वजूद में आई। ठीक है। और इसका फिर जो नज़रिया था वो पेश किया अल्लामा ने अपने जैसे कि पहले बताया इलाहाबाद के जलसे में। ये इसका बैकग्राउंड ये है कि अल्लामा के जहन में एक इस्लामी रफ़ाई ममलकत का क़याम था। सही। महज ये नहीं कि दो वो हिंदू हैं ये मुसलमान हैं। ये तो बुनियादी चीज़ तो यही है कि दो मुख्तलिफ उनके मज़हब अलग है, उनकी रस्म व रवाज अलग हैं, उनके बोल चाल और बहुत से बातें मुख्तलिफ हैं। ये दो मुख्तलिफ कौमें हैं, ये एक कौम कभी हो ही नहीं सकती, ना इकट्ठी हो सकती है और ना होगी, पहले भी नहीं हुई। ये एक गैर फितरी सी बात थी कि एक मुल्क था और दो कौमें वहाँ आबाद थी। उसकी बुनियाद भी इसलिए थी कि बुनियाद दौर के अगर चले आए तो मुसलमानों का जो रहन सहन तमद्दन, फिर दीन इलाही का सिलसिला अल्लाह अकबर आपने शहंशाह अकबर ने शुरू किया। फिर हिंदू रसूमात जो वो उनका दाखिल हो गए, हमारे मिक्सअप करने की कोशिश की गई। तो फिर आलमगीर ने, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फिर इसको आकर रोका और फिर ये सिलसिला चलते तारीख है कि तो बच्चों को पढ़ाते रहे, सारी ज़िंदगी यही पढ़ाते रहे। आगे चल के भी बात करते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो आपसे ये इन डिटेल मजीद भी हम इंशाल्लाह जानेंगे। यकीनन बहुत ही अहम आज का नाज़िम टॉपिक है, इन डिटेल प्रोफेसर साहब से हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक दो कौमी नज़रिया का हकीकत, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आप भी एक अदारा रन कर रहे हैं, कौमी तराना फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी बुनियाद भी जैसे कि जहाँ तक हमें मालूम है कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे ही इसको आपने अमल में लाया, वजूद में लाया, इस अदारे को बनाया। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इस अदारे के बारे में बताइए। देखिए, दो कौमी नज़रिया पर तो बहुत सारी किताबें लिखी गई है ना, निसाब में भी है, साइंस के पढ़ाते भी रहे। अच्छा, लेकिन एक जो अमली नमूना दो कौमी नज़रिया का जो मुझे याद है कि जब तहरीक पाकिस्तान का दौर था तो हर जगह जलसे हो रहे थे। तो आखिरी जलसा था या उससे पहले जलसा था जो बहुत बड़ा भरपूर जलसा था दिल्ली में। सही। मैंने वो जगह देखी है, लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद के दरमियान वो ग्राउंड है। अच्छा। जहाँ वो जलसा हो रहा था, मैंने वहाँ जाकर खड़े होकर तस्वीर भी बनवाई थी। सही। मैं 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ। मुझे एक दफ़ा तो मैं उस पर गया था, अजमेर शरीफ और दिल्ली, और दूसरी मरतबा फिर मुझे उन्होंने बुलाया था बाकायदा कौमी तराना फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से। सही। वो मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन को बताना। जी जी। तो वो जो कौमी जलसा हो रहा था तो उसमें नेहरू ने भी तकरीर की, गांधी ने भी तकरीर की, पटेल ने भी, बाकी और जितने भी थे। आखिर में कायद-ए-आज़म अल्लाह रहमा की तकरीर थी और किसी तकरीर में लोग खामोश नहीं रहे, बोलते ही रहे, शोर करते रहे। अच्छा। जब कायद-ए-आज़म की बारी आई तो जब आप खड़े हो गए, आपने सिर्फ ऐसे किया तो लोग बैठ गए और चुप हो गए, बिल्कुल खामोश। ये उस लीडर की खूबी थी, किरदार की अजमत थी। और फिर जो उनके साथ मुकालमा हुआ, एक लड़का खड़ा, पहले प्री प्लान था ये। अच्छा। हाँ जी, एक लड़का खड़ा हो गया, हिंदू लड़का। ठीक है। तो उसने कहा ये आपका आज का मौजू है, इसे बिल्कुल रेलिवेंट है। अच्छा। हाँ जी, कि जी दो कौमी नजरिया क्या है। तो कायदे से बड़े जीरक थे, बड़ा जल्दी फैसला करने वाले थे। बिल्कुल। उन्होंने इशारा किया अपने लड़के को, मुसलमान लड़के को, पानी ले आओ। अच्छा, तो पानी लाया, कायदे ने घूंट पी लिया। ठीक है। तो फिर उस हिंदू लड़के को आगे तुम पियो। कहता नहीं जी मैं तो नहीं पीता, ये तो हम तो हिंदू तो नहीं पीते आपका जूठा पानी जो है। तो फिर मुसलमान लड़के को दिया, वो घट घट पी गया। कहते ये दो कौमी नजरिया, ये है दो कौमी नजरिया। बिल्कुल, उन्होंने प्रैक्टिकली बता दिया। बिल्कुल, और कितने आसान तरीके से, कितने आसान तरीके से। अच्छा, लोगों ने बड़ा तालियां बजाई, बड़ा अच्छा। दूसरी बात, जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर जो मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको मैंने यही काफ़ी है उसके लिए। ये जो मिसाल मैंने आपको बताई है जी। और उसके बाद फिर इसको ये महसूस किया गया कि इस तहरीक के सिलसिले में जो कौमी तारीख थी, तारीख पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जिसकी बुनियाद रखी गई, वो उसका ये मेरी किताब है। अच्छा। मताए अजीज़, ये नाज़रीन को मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी सवाने हयात है, 78 साला। तो इसमें सारे वाक़यात हैं, सारे वारात हैं। तो इसका प्रीएम्बल जो है उसमें मैंने लिखा है कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर तहरीक पाकिस्तान के पस मंज़र और इस जद्दोजहद या आज़ादी को कामयाब से हमकनार करने में बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म अल्लाह रहमा, उनके रफ़ाक़ाए कार और मादर मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने जो किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है, जिसके नतीजे में हमें एक आज़ाद मुल्क नसीब हुआ जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। क्या वाकई अब तक ये मुल्क इस्लामी भी है और जमहूरी भी बन सका है? ये मेरा सवाल है। सवाल बिल्कुल कौम से। क्या बाकी बन सका? सबसे पहले तो हमने इसके दो टुकड़े किए। ठीक है। ये बड़ा दर्दनाक पहलू है। हाँ। फिर इसको दोनों हाथों से लूटना शुरू किया। इनमें सियासतदान, इंतजामिया, मुकन्ना, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी सब शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने हिस्से का आपने सामने अपना हिस्सा डाला है आपने।
یہاں تو نہ خلوص کی خوشبو ہے اور نہ حب الوطنی کی حرارت. بالکل ایسے بہت ساری تلخیاں ہیں پروفیسر بس صاحب. لے دے کے ایک نعرہ یاد ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ سے مزید جو ہے وہ جانتے ہیں. یقیناً ناظرین بہت ساری تلخیاں ہیں, بہت ساری حقیقتیں جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو تکلیف بھی دیتی ہے. مزید بھی پروفیسر صاحب سے ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک دو قومی نظریہ ایک حقیقت, اس پہ ہم بات کریں. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب, دو قومی نظریہ کی بات کر رہی ہے, ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ اس کے تحت دو قومیں جو ہیں وہ الگ ہوئی ہیں, لیکن دیکھیں تو آج بھی پاکستان سے زیادہ لوگ جو ہے وہ انڈیا میں مسلمان جو ہے وہ رہتے ہیں, اور ظلم و تشدد کا وہ جو ہے آج بھی ان پہ ظلم ہو رہا ہے, آج بھی وہ ظلم کو سہ رہے ہیں. تو یہ جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ یہ جو علیحدگی تھی, یہ ٹھیک تھی؟ کیونکہ مسلمانوں پہ وہاں تو ظلم آج بھی ہو رہا ہے. نہیں, یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر علیحدگی تو ٹھیک تھی, لیکن اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے جو انڈیا نے تو اپنے کام جو سارے اپنے مطابق کرتے رہے, چلتے رہے, لیکن یہاں تو پھر قائد اعظم رحمہ کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے تو پھر وہی جو میرے کتاب میں لکھا ہے وہی ہے نا, وہی ہے نا. وہ میں نے آپ کو پریمبل میں بتا دیا ہے کہ یہ تو نہ یہاں خلوص کی خوشبو ہے اور نہ حب الوطنی کی حرارت ہے. تو یہ لوٹ مار, ایک کو اٹھایا دوسرا آیا, دوسرے کو اٹھایا تیسرا آ گیا, اب ایک دوسرے کو بس جو بھی آتے کہتے اس کو اٹھا دے, بس لے دے کے آخر میں ہے کہ لے دے کہ بس نعرہ یاد, آنے والا زندہ باد جانے والا مرد آباد. یہ ہمارا یہ قومی جو بن گیا نا نعرہ, وہ یہی ہے. ہمارا ذہن جو ہے بالکل اب وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے, آنے والا زندہ باد جانا. بہرحال لیکن یہ ایک نعمت ہے کہ اب بھی کچھ لوگ باقی ہیں جو پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو قومی ترانہ فاؤنڈیشن کے متعلق آپ نے ذکر کیا تھا, تو وہ چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے تو دو تین اس میں کہ اس قومی ترانہ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد نئی نسل کی اخلاقی تربیت جو ضرورت ہے, جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں کیوں ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری اخلاقی تربیت ہی نہیں ہو سکی اور تعمیری شخصیت ہے جنہوں نے مستقبل ملک و ملت کی باغ ڈور سنبھالنے کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے. یہ مقصد قومی ترانہ کے خالق ابو الحسن حفیظ نندی کی خواہش کے مطابق ترانے کے الفاظ عزم عالی شان کی نسبت سے مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سائے خدائے ذوالجلال کی عملی تفسیر, یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت الہی کو نظام قرآن کی شکل میں نافذ کرنا ہے. اس نصب العین کو عملی جامہ پہنانے کے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین پر مشتمل ایک مجلس کا قیام میں لایا گیا, جس کے اجلاس میں مختلف پیش رفت ہوتی رہتی ہے. اور سب سے پہلا جو عزم عالی شان ممبر بننے کے لیے ضروری ہے, شرط ہے, وہ سچ بولنا ہے, جو آپ کو ٹی وی کا معلوم ہے. سچ کے حوالے سے اس لیے میں آ گیا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. اور پھر والدین کی عزت ہے, بزرگوں کی عزت ہے, خوش لباس, خوش اخلاق ہونا, امتحان دیگر امور میں دیانتدار ہونا, اسلامی تعلیم پر کاربند ہونا, نمایاں تعلیم کا ہوشا ہونا, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, تعمیر پسند اور نظم و ضبط کا پابند ہونا, محب وطن ہونا, قابل اعتماد ہونا. یہ 10 خوبیاں جس میں ہوتی ہے وہ بچہ وہ جو عزم عالی شان کا ممبر بن جاتا ہے. اس پہ ہم میڈل دیتے ہیں, پھر اس کا ایوارڈ دیتے ہیں. کہ قومی ترانہ فاؤنڈیشن بننے کے بعد یہ کام ہم کر رہے ہیں, کردار سازی. بالکل. ڈاکٹر صاحب, یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ نوجوانوں کے لیے یہ اس بات کا جواب ضرور دیں کہ کیسے ہم آج اپنے لوگوں کو, اپنے جو ہم وطنوں کو یہ بات سمجھائیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس سے واقفیت رکھنی چاہیے. یہ کردار سازی جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو ہمارا پروگرام ہے عزم عالی شان, اس کے بعد کشف یسین ہے, اس کے بعد ترقی و کمال ہے, اور آخر میں سائے خدائے ذوالجلال ہے.
دو قومی نظریے کو تو کتابوں میں ہر کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، وہ اس کی روح کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ بالکل ایسے یہ اگست کا مہینہ جو ہے یہ اس میں ایک لحاظ سے آزادی ملی، اور میں اپنی ذات کے حوالے سے میں بتاؤں جی کہ میری ڈیٹ آف برتھ بھی اگست ہی ہے، 18 اگست، میرے بیٹے کی 14 اگست ہے، زبردست، اس کے آگے بیٹی جو ہے اس کی بھی 14 اگست ہی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ اگست کا مہینہ ہمارے خاندان کے ساتھ بڑا لازم و ملزوم ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو میں خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے دو قومی نظریے پر بار بار بات وہیں آتی ہے کہ اس کو کیا کس طرح ہم نے اس کو روند ڈالا ہے، دو قومی نظریے کو کس طرح ہم نے تہس نہس کر دی ہے، ملیا میٹ کر دی ہے، کہ ملک کو دو ٹکڑے کر دیے۔ یہی بات میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دفتر میں، قائد اعظم علیہ الرحمہ کی تصویر لگی ہوئی تھی میرے پیچھے، تو جب 14 دسمبر کو 1970 کو جو اعلان ہوا، ریڈیو اس وقت ہوتے تھے، ریڈیو پر جب اعلان ہو رہا تھا کہ ڈھاکہ جو ہے فعال ہو گیا ہے، قبضے میں آ گیا ہے، تو قائد اعظم کی تصویر گری وہاں سے، پورٹریٹ، اور میرے میز کی آپ کرچی ہو گئی۔ میرے بھی آنسو نکل آئے، اور میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے کس طرح ملک بنایا، اور میرے بعد جو آنے والے انہوں نے کیا اس کے ساتھ کیا، اسے تقسیم کر تو دیا۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کردار سازی ہے۔ پھر میں نے اس کی وجوہات جو ہیں وہ دیکھنے شروع کیے کہ اصل وجہ کیا ہے، تو وہ پھر بہت سارے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو لگا کہ میں جنرل ٹکا خان سے بھی ملا، پھر میں حج پہ گیا ہوا تھا، بیٹا میرا ساتھ تھا، میری مسز مرحومہ وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ تو ہم جب حج کر کے مدینہ شریف آئے، ایئرپورٹ کے اوپر وہاں میجر جنرل شکیل کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو بنگال رائفل کا ڈی جی تھا اس وقت، سرونگ جنرل۔ اچھا، تو میں اس کی جو وائف تھی وہ گورنمنٹ کالج ڈھاکہ کی پرنسپل تھی، تو میری مسز نے جب تعارف ہوا تو شکیل کو کہا مجھے نے کہ شکیل آؤ، دیکھیں آشمی صاحب بھی آئے ہیں، ان کی مسز ہے، ملو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، اور اس محبت سے وہ جنرل ملا مجھے گلے لگا کے، اور پورا 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اچھا، اس نے کہا مجھے پنڈی یاد ہے، میں سائیکل پر چکلالہ سے آیا کرتا تھا، وہاں پڑھتا تھا میں، یہ وہ اس کے والد کرنل تھے اس وقت، تو مجھے اچھا، تو جو اصل بات یہ تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ یہ 10 سال جو پاکستان بنا، 10 سال کے اندر اندر یہ شروع ہو گئی تاریخ کہ پاکستان غلط بنا ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو بچوں کے پرائمری اسکول کے نصاب بھی شامل تھا، وہ زہر براب گیا بچوں کے ذہن میں، اور 90% ٹیچر کا ہندو تھا، اور وہ کلکتہ اور ساتھ ساتھ جتنے بارڈر تھا وہاں سے تنخواہ ان کو ملتی تھی، اور صرف اس کام کے لیے کہ یہ کہ پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، یہ غلط بنا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور جب وہ بڑے ہوئے لڑکے، وہ پرائمری سے میٹرک انٹر تک پہنچے، مفتی بانی وہی بنے، اور وہی بنیاد بنی علیحدگی کی۔ جنرل ٹکا خان نے کہا کہ اگر گلی کوچوں میں مفتی بانی والے نہ کاٹ دیتے ہمارے فوجیوں کو، کبھی 90,000 جنگی قائدی نہ بنتے۔ تو اس کے علاوہ اور پھر جنرل شکیل کے ساتھ کیا ہوا، وہ پرو پاکستانی تھا، جو واپس گیا تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گن مین نے اس کو شوٹ کر دیا وہاں، ٹی وی پہ آیا، پھر ہم نے ٹیلی فون کیا اس کی مسز کو، تو بڑی رو رہی تھی بیچاری۔ تو یہ تھا کہ پاکستان کا نام لینے کے لیے وہاں کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ حالات بہت ایسے ہیں کہ ابھی ہم جس طرف جا رہے ہیں، ابھی بھی آپ حالات دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ اب دعائی کر سکتے ہیں، جو حالات ہیں اب دعائی کر سکتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہیں جو سابق آج آخری دن ہے اس کا، کہ یہ ملک اللہ کے نام پر بنا تھا اور اللہ اس کو چلا رہا ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے، باقی سیاستدان جو ہے وہ تو لوٹنے میں چکر میں پڑے ہوئے نا، باقی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے۔ فرشید صاحب دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جیسے کہ مغرب اور مشرق میں، تو آج بھی کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے انہی ظلم و ستم کے شکار ہے، وہاں کے لوگ اب بھی اپنے حقوقیت کی خاطر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کی قراردادیں ہیں، جب پاکستان بنا، یہ اس وقت بھی
बड़ी ज़्यादती हुई। गुरदासपुर और ये कश्मीर का इलाका जो था वो पाकिस्तान के साथ आना था, ये माउंट बैटन ने और ये सब ने मिलकर उसको बंटवारा इस तरह किया कि सारी ज़िंदगी आपस में लड़ते ही रहे। बिल्कुल ऐसे। अब वो आज़ादी चाहते हैं, ये आज़ादी देना नहीं चाहते। बहुत सारे बातों पर इत्तेफाक हो भी गया था एक स्टेज के आग पर, लेकिन फिर वो उन्होंने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उस तरफ वो जो थोड़ी बातें किसी स्टेज पर आ रही थी, उसको भी उन्होंने सियासत की भेंट चढ़ की, वो भी और भी ना हो सके। अब ये जो ये कश्मीर का जो मसला है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर अब ये बुनियादी उसमें हकूक़ है उसकी पाबंदी हो रही है और जहाँ बजा हमारे कर रहे हैं, लेकिन हमारी कश्मीर कमेटी कुछ नहीं करती। इन्होंने असल में जितना इनको करना चाहिए था वो ये नहीं कर रहे। बस ये पैगाम क्या देंगे डॉक्टर साहब आप हमारे नाज़रीन को? बस यही है कि इस मुल्क को बचाने के लिए नीयत अपनी, हर बंदा अपनी नीयत साफ रखे। बिल्कुल ऐसे। और खलूस से नीयत से ही इस मुल्क की खिदमत करे। हर बंदा अपने गिरबान में बजाय दूसरों को देखने के अपने गिरबान में देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। ये एक है पैगाम कि आप अपने तरफ देखें और अपना जो हिस्सा है वो डालें इस मुल्क को बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसी बहुत खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें आज इतनी अहम डिस्कशन आपने हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, ये ऐसे मौज़ूआत हैं जो कि हमारे यूथ को, हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें बताने की अशद ज़रूरत है। और सच टीवी और सच से तो यकीनन अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से समझता है। ब्रेक की जाने बढ़ना। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं शायरी मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से और तस्वीर पाकिस्तान के हवाले से। सो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। देखें सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक एक ऐसी हस्ती के बारे में है जिनके बारे में यकीनन हम सब जानते हैं। एक बच्चे से पूछेंगे वो भी आपको बताएगा। हमारे शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, उनके बारे में आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। उनकी अगर मैं बात करूं तारुफ़ की, तो यकीनन वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। आप सब, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, कि सब उनको जानते हैं, उनकी शख्सियत से वाकिफ़ है जनाब। तो आज उन्हीं के हवाले से हम बात करने चाह रहे हैं और इस पर हमें उनकी शख्सियत पे बात करने के लिए ज्वाइन किया जो हमारे साथ एजुकेशन शुमाइला अख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम। शुमाइला, हमारे नाज़रीन को बताएं इकबाल का जो एक तस्वर था, कैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हर बच्चे को पता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें इसको सही तरीके से बच्चों के सामने जो ना पेश करना चाहिए, जो आने वाली नस्ल है उसके सामने। तो आज तक की जो नस्ल है वो जो जानती है वो तो चले जैसा भी है, लेकिन आने वाली नस्ल जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इकबाल को जाने अच्छे तरीके से, और उसकी तालीमात और उनकी जो भी अखलाकियात और जो भी खुदी का तस्वुर, बिल्कुल शायरी, सबको वो जाने। तो इकबाल का जो तस्वुर है, तस्वुर पाकिस्तान, उससे पहले अगर हम देखें तो तस्वुर वतनियत है। वो वतन का तस्वुर सबसे पहले पेश करते हैं, और उस वतन के तस्वुर भी पेश करने से पहले अगर हम देखें तो 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी, उसमें मुसलमानों के साथ जो भी एक सलूक किया गया था, और जैसे वो मायूसी और पस्ती की जानिब जो है ना वो आ गए थे। तमाम तकरीबन मुसलमान जो है ना वो ऐसे हो गए थे कि बिल्कुल मायूसी की गहराइयों में चले गए थे। और उनको फिर बेदार करना, उनको दोबारा से माशरे में एक काबिल उम्मीद की किरण के तौर पे ये सामने बिल्कुल उम्मीद हौसला दिया, बिल्कुल उनको हौसला और उनको उम्मीद की किरण उनके दिल में और दिमाग में डालने के लिए सबसे पहले जो कदम उठाया वो सर सैयद अहमद खान, जैसे कि आप उन्हें जानती भी हैं, सब बच्चा उनकी भी तारुफ जानता है। तो उन्होंने
1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की। वो अपने मज़ामीन के ज़रिए अपने बहुत से जो है ना एक बना लिया, एक ग्रुप की सूरत में चले, बहुत से दोस्त उनके साथ थे। उन्हीं में जो है ना वो अल्लामा इकबाल जो थे, इन्होंने अपनी शायरी और अपने दो कौमी नज़रिए का जो एक नज़रिया पेश किया। सही। दो कौमी नज़रिया जो है ना वो बेसिकली उसमें एक ये था कि हिंदू और मुसलमान जो है ना ये दोनों के मज़हब जो है वो अलग अलग है, हाँ। और उनको बिल्कुल हर लिहाज से जो है वो रहते ही थे। बिल्कुल, और उन्हें अलग अलग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बसर करने का हक़ है। उससे उसके बहुत से फ़ायदे थे जो कि उस दौर में अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने अलग से वतन का एक तस्वर पेश करके तो वो फ़ायदे अपने एक 1930 में जो खुतबा अलाहाबाद था उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बयान की कि कैसे अलग वतन जो है मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी, सही। दो कौमी नज़रिए में उन्होंने जब अपना नज़रिया पेश किया तो मुसलमान जो है ना वो उन्हें एक रहनुमा मिल गया कि जो उनके दिल की आवाज़ एकदम से सामने जो है ना वो ला रहा है, तो मुसलमान ये एक उनके रहनुमा बन गए। अल्लामा इकबाल उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा लोग जानना शुरू हो गए और इनकी शख्सियत से आगाह होना शुरू हो गए लोग। फिर उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए जो है ना वो अलग वतन। अच्छा, इसी में अगर हम देखें जो ये जो तबकाती तकसीम था, इसमें जो ऊंच नीच का जो एक तस्वर था वो इकबाल ने अपनी शायरी में कैसे बयान किया, ये नाज़रीन को बताएं। असल में जो अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने अलग एक मतलब मगरब की जो बहुत सियासी बातें थीं जो कि उससे वो बिल्कुल नाला थे। वो चाहते थे कि उस तरह का माशरा जो है वो मुसलमानों का एक माशरा ना बने। वो चाहते थे कि हमारा माशरा जो है वो अलग से एक इस्लामी माशरे का, आपको पता है कि इसमें रंग, नस्ल, ज़ुबान और लिसानी कोई तफरीक जो है वो नहीं है। चाहे हमारा जो मुसलमान है वो इंडोनेशिया का रहने वाला हो, अरब का हो या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला, वो एक मिल्लत की शक्ल में वो चाहते थे कि मिल्लत की शक्ल में रहे। रंग, जात पात, नस्ल, उसका कोई फर्क जो है वो सबको बराबरी, बिल्कुल इस्लामी कदरों के मुताबिक जो है ना। मज़ीद इस पे बात करते, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मज़ीद इन डिटेल आपसे जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा हमारा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तस्वुर पाकिस्तान, हमारा आज का टॉपिक, इस पर डिस्कशन करें। हमारे अगले मौजूद मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया। जी, आप शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, अदीब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और मैं हमेशा उनको कहती हूँ जब भी प्रोग्राम में आते हैं कि आप तो हमारे सच सवेरा की टीम का जो ना एक बहुत अहम कड़ी का अहम हिस्सा हैं। और बहुत जब भी प्रोग्राम में आते हैं बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह उनका अंदाज़े बयान होता है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में जो मौजू पे रहते हुए हमें गाइड करते हैं। हमारे साथ हैं जी अकबर न्याजी साहब। सलाम अकबर साहब। जी वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अकबर साहब वक्त देने का। जी आपको भी बहुत शुक्रिया हमने बुलाया नहीं है क्योंकि आप तो टीम का हिस्सा हैं। जी बहुत शुक्रिया। अकबर साहब, अल्लामा इकबाल की हम बात कर रहे हैं और तस्वुर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो कैसे नाज़रीन के लिए बयान करेंगे आप तस्वुर पाकिस्तान? देखिए, ये अल्लामा इकबाल के अफ़कार तो बहुत वाज़ेह हैं। और जब 1930 में उन्होंने एक अलहदा इस्लामी रियासत का, ममलिकत का जो तस्वर पेश किया था, बहुत सारे लोग उनके इस नज़रिए के हवाले से इख्तलाफ भी करते हैं कि शायद ये जो है ना उन्होंने नहीं किया, या किसी एक हिंदू का नाम भी बाज़ दफ़ा लिया जाता है कि उन्होंने दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो उस वक्त उन्होंने खुतबा दिया था उसकी इतनी तशहीर नहीं की गई, उसको इतना आज दिन तक इतना शाया नहीं किया गया कि लोग उसके करीब जा सकते, उसको समझ सकते। खुतबा अलाहाबाद की बात कर रहे हैं आप? जी, खुतबा अल्लामा इकबाल जो मतलब 1930 दिसंबर 1930 में उन्होंने जहाँ पे यादगार पाकिस्तान, अब मीनार पाकिस्तान के मकाम पर उन्होंने दिया था, उस हवाले से बात कर रहा हूँ।
تو وہ یہ اصل میں ہمارا ایک خاص پروگریسو تھاٹ کا ایک طبقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو پروگریسو جو ہے وہ انسان کو ٹیکنالوجی کی سطح پر، علم کی سطح پر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اپنی تہذیب و ثقافت سے الگ ہو جائیں یا اس کو چھوڑ دیں. یہ کوئی پروگریسو موومنٹ نہیں ہے یہ اس طرح کی. تو یہ اصل میں اس وقت انہوں نے جو دیا تھا تصور پاکستان کہ جب جتنی اسلامی ریاستیں تھیں اس وقت کی وہ ساری انگریز کی جو ہے اطاعت میں جا چکی تھیں، اس کی بیعت کو قبول کر چکی تھیں، اور ایک مسلمانوں کی واحد ریاست تھی ترکی کہ جو اس وقت آزاد تھی لیکن وہ بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی. جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ بھی اس وقت جو کہ 1857 اور اس کے بعد کی جنگ آزادی کی وجہ سے سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈاؤن فال وہ سارا جو سلسلہ اس کا ہوا. تو یہ جو اصل میں ان کا جو وہاں پہ جو سب سے بڑا نظریہ تھا علامہ اقبال کا وہ یہ تھا کہ اسلامی ریاست ہو جس میں جو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قوم الگ ہے، زبان الگ ہے، مذہب الگ ہے، رنگ نسل الگ ہے، جو رسم و رواج ہیں مسلمانوں کے وہ الگ ہیں. تو ان کی ایک الگ سے ریاست اور ایک الگ سے مملکت ہونی چاہیے. اور یہ وہ اتنی مؤثر بات انہوں نے کی تھی کہ جس کو رد کرنا انگریزوں کے لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا، اور ایک بہت بڑا نظریہ اس وقت سامنے ابھر کر سامنے آیا. تو یہ اب آج کے پاکستان سے بھی ہم اس ٹاپک کو ضرور ریلیٹ کریں گے. دیکھیے علامہ اقبال کی جتنی بھی کاوشیں ہیں، چاہے وہ شعری شکل میں ہیں، چاہے وہ نثر کی شکل میں ہیں، وہ یا جو ان کے تصورات ہیں، نظریات ہیں. اچھا، جہاں اپنے نظریات کے تصورات کی بات کی، ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا. جیسے کہ انہوں نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ جو خود ہی کا لفظ زیادہ تر ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے خود شناسی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اندر جو احساس فکر ہے کہ جی میں کیا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی آپ اس وقت جو مسلمان تھے وہ ذبح حالی کا شکار تھے، اور ان کی جو مطلب اس وقت کی جو سیاسی معاشی یا فکری سطح تھی وہ بہت گر چکی تھی، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو انہوں نے خود شناسی کے حوالے سے یہ بات کی کہ آپ اپنا آپ پہچانیں. مزید ہم آپ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے خود ایک لفظ زیادہ استعمال کیوں کیا، اس کی کیا ڈیفینیشن. بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک اقبال کے حوالے سے ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر صاحب ٹائم شارٹ ہے تو میں نے سوال کیا تھا خود ہی کا کہ اقبال نے اپنی شاعری میں خود ہی کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، وہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ خود شناسی یعنی اپنی شخصیت اور اپنی انفرادی حیثیت کو پہچاننے کی بات تھی. کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ غلامی کا طوق اور ذلت کی نقوش جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے چہروں پہ سخت ہو چکے تھے اور ان کی زندگی میں مکمل داخل ہو چکے تھے. اور اس وقت کے جو ہمارے مسلمان کلیکٹر تھے وہ انگریزوں سے بات کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کو اعزاز سمجھتے تھے. تو تب انہوں نے یہ خودی اور خود شناسی کا جو ہے وہ نظریہ وہ اپنی شاعری میں بھی اور اپنے خطبات اور اپنے نثر میں لایا تاکہ وہ اپنی ذاتی انفرادی حیثیت کو پہچان سکیں کہ ہم بھی ایک علیحدہ شناخت رکھتے ہیں. بالکل، ہماری بھی ایک پہچان ہے. شمیرہ صاحبہ، اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو علامہ اقبال ہیں وہ
मगरिब और मशरिक दोनों के लिए ही उनकी जो तालीमात हैं, उन शायरी के ज़रिए जो कुछ उन्होंने बयान किया वो तालीमात सब के लिए हैं। लेकिन जो शायर मशरिक उनको माशरे के तकसीम की वजह से बोला गया है कि जो शायर जो हैं वो मशरिक को ज़्यादातर जो है मुसलमानों के साथ जो है ना मुत्तसिल किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो और ये मुसलमानों के रहनुमा भी थे, शायर थे, तो इसलिए इनको शायर मशरिक उनका लोग गरमाने के लिए उनमें वही खुदी का जज्बा पैदा करने के लिए ज़्यादा जो है वो जी दो माशरे अशार नज़्मों में जिक्र किया। बिल्कुल, दो माशरे जो ना मगरिब और मशरिक से तकसीम की जाती है। तो जो मगरिबी माशरे के शोरा होंगे वो उस साइड पे और हमारे मशरिक के शायर जो है अल्लामा इकबाल। सही। अकबर साहब, इकबाल के एक जो है वो मशहूर शायरी एक मजमूआ शिकवा जवाब शिकवा, उसकी शोहरत की वजह क्या है? जी, शिकवा जवाब शिकवा असल में जब उन्होंने शिकवा वो लिखा वो कलाम, तो उसमें कुछ एतराज़ात उठे, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो उन्होंने शिकवा खुदा से किया, और उसकी वजह से कुछ हमारे उलमा कराम ने एतराज़ात उठाए कि जी ये इन्होंने इस्लाम से ज़्यादा मतलब बढ़कर बातें की हैं या सख्त बातें की हैं। लेकिन दरअसल इस तरह का मामला नहीं था। उन्होंने जवाब शिकवा लिखना था, और उन्होंने फिर जवाब शिकवा जब लिखा कि सवाल पहले तो खुदा से किए कि जी हम वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। ये शिकवा जवाब शिकवा के कलाम में से मैं आपको शेर सुनाया। तो ये था कि उन्होंने जो शिकवा किया, फिर उसके जवाबात ये कि आप लोगों की गिरावट के, आप लोगों की इस वक्त जो अबतरी है, जो हालत है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो उन्होंने जवाब शिकवा में फिर बयान कर दिया। शुमाइला साहबा क्या पैगाम देंगी? स्पेशली मैं कहूँगी कि नौजवानों को पैगाम दे चुके, आप टीचर भी हैं, रोज़ अपने ये जो मुल्क का मुस्तकबिल है, बच्चे उनसे मिलते हैं, तो उनके लिए जवाब जो है वो पैगाम दे कि इकबाल की शायरी से वो क्या सीख सकते हैं? अल्लामा इकबाल का एक शेर यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हमारा जो पाकिस्तान है, ये जिन अखलाकी इक़दार की वजह से सामने आया, जो भी नज़रियात इसके पीछे कार फरमा थे, खुदारा उनकी कदर करें और इस मुल्क को जो है ना बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएं, और नौजवान नस्ल इसमें जो है ना वो ज़्यादा हमें अहम रोल अदा कर सकती है। अकबर साहब, आप क्या पैगाम देंगे नौजवानों के लिए? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बड़ों के अफ़कार हैं उनको बखूबी समझने की ज़रूरत है, और उन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो ख्वाब देखकर, जो सोचकर इस मुल्क की तामीर की और जो बनाया गया, हम उससे बहुत मुख्तलिफ़ रास्तों पर चल पड़े हैं। तो हमें उन्हीं रास्तों पे अपनी तहज़ीब व सकाफ़त से अपने जो बुनियादी हमारे नज़रियात हैं उनसे जुड़ कर ही रहना है, ना कि हम दूसरों की तकलीद में कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो वो वाले मामलात नहीं होने चाहिए, तभी हम इस मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों नौजवानों का, वक्त देने का टाइम शॉर्ट था, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। यकीनन नाज़रीन, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, अल्लामा इकबाल की बात करते हैं। देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर ख्वाब देखा और पेश किया, और कायद ने किस तरह से जद्दोजहद की और एक अलग मुल्क जो है वो हमें दिया, तो यकीनन इस मुल्क की हमने हिफाजत करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अना नेगहबान।